आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर से कीर्तिमुख शर्मा, कक्षा अष्टमी, विषय अंग्रेजी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पहले हमने काइंड ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ा। आज हम काइंड ऑफ वर्ड का नाउन के बाद प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है? हिंदी में इसे सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन, परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का उपयोग नाउन के स्थान पर होता है, अर्थात संज्ञा स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन के भी कुछ प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, लेकिन हम इस कक्षा में 5 प्रकार के प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोनाउन, चलिए हम पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात जो पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है ऐसा संज्ञा शब्द, सर्वनाम, उसे प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके 3 पर्सन्स होते हैं, यानी पुरुष। जैसे हिंदी के अंदर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, इस तरह से होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, जो कहने वाला है। सेकंड पर्सन अर्थात यू, जिससे कहा जाता है। थर्ड पर्सन अर्थात ही, सी, इट या दे, जिसके बारे में बात की जाती है। इस तरह से ये 3 पर्सन्स पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं। और अच्छी तरह से हम आगे, इसकी एक टेबल है, उसमें पर्सन्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रोनाउन के बाद इनके केसेस के बारे में, यानी कारक के बारे में। सबसे पहले वाक्य में कर्ता आता है, यानी सब्जेक्टिव केस, उसे कहते हैं कर्ता कारक। जैसे कर्ता कारक ने, किसने काम किया, कौन इसमें वाक्य में कार्य करने वाला है, किसने किया है, उसके लिए सब्जेक्टिव केस काम में आता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट इत्यादि। अभी जो हमने पढ़े वो सब्जेक्टिव केस। या फिर
नाउन आ सकता है, यानी कोई नाम, जैसे राम, मोहन, श्याम, अर्थात किसी भी नाम का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव केस, दूसरा केस है कर्म कारक, यानी कर्ता ने क्रिया को, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, सेकंड पर्सन यू है, उसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में जैसे पुरुष के लिए ही काम में आता है प्रोनाउन, तो उसका हिम हो गया। स्त्रीलिंग के लिए सी का हर हो गया, और इट का इट और दे का देम। इस तरह से वाक्य में जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम आते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। उससे अगला है केस पजेसिव केस। पजेसिव यानी अधिकार, संबंध, कारक, का, के, की, रा, रे, री, हिंदी के अंदर इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। पजेसिव यानी किसी का अधिकार बताना। पजेसिव केस के बाद में कोई ना कोई नाउन आता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव केस, यानी निज कारक, स्वयं के लिए। जैसे ही है तो हिमसेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, माई है तो माई सेल्फ। इस तरह से ये कारक हुए। तो वाक्य में कर्ता जो यानी सबसे पहले आता है वह सब्जेक्टिव केस, उसके बाद क्रिया आती है वाक्य में, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट के बाद में पजेसिव केस के साथ नाउन भी आ सकता है। सब्जेक्टिव केस के अंदर भी पजेसिव केस के साथ नाउन आ सकता है। इसी प्रकार रिफ्लेक्सिव केस यानी स्वयं के बारे में यदि चर्चा की जाए तो वह रिफ्लेक्सिव केस होता है। आइए और भी सरलता से हम इस टेबल के द्वारा इस बात को और स्पष्ट कर सकते हैं। आइए अभी देखिए, टेबल के अंदर आपके सबसे फर्स्ट कॉलम है, उसमें पर्सन्स के बारे में बताया गया है, यानी पर्सन्स सबसे पहले बताए गए हैं। ये है पर्सन्स, ये वाला, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हर एक पर्सन को दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया सिंगुलर, दूसरा हो गया प्लूरल। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, इसलिए इसको दो भाग में नहीं बांटा है। थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल दो भाग बांटे गए हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद टेबल में बताया गया है नीचे वाला कॉलम, जो कॉलम नीचे की तरफ चल रहा है, जैसे ये वाला, ये है और ये है। अभी हम इस सारणी में पढ़ने से पहले पढ़ रहे थे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस,
पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। तो एक तरफ पर्सन्स है, दूसरी तरफ केसेज है। अब फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस, सिंगुलर में हो गया आपके आई यानी मैं, यानी वाक्य में कर्ता के स्थान पर जो काम आता है वो आई हो गया। अगर फर्स्ट पर्सन में प्लूरल देखते हैं तो प्लूरल है वी यानी हम, जो कर्ता के रूप में आता है सब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू का उपयोग होता है। थर्ड पर्सन में आइए देखते हैं, सिंगुलर में ही जो कि आदमी के लिए प्रयुक्त होता है पुल्लिंग के लिए। दूसरा है सी जो वुमेन के लिए प्रयुक्त होता है यानी महिला के लिए। तीसरा है इट, एनिमल और थिंग्स के लिए यानी वस्तुओं के लिए या जानवर के लिए कर्ता के रूप में काम आने वाले ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। आगे चलते हैं, इसी में प्लूरल, थर्ड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन वो है दे। जो हमने सिंगुलर पढ़े ही, सी, इट, इन सब के लिए बहुवचन के रूप में केवल दे ही काम में आएगा। ये तो हुए इस लाइन में जो हैं वो सारे सब्जेक्टिव केस, यहाँ से वहाँ तक। इसके आगे चलते हैं, अगला प्रकार केस ऑब्जेक्टिव केस, यानी वाक्य में क्रिया के बाद जो प्रोनाउन प्रयुक्त होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, और ही का हिम, सी का हर और इट का इट ही रहता है। लेकिन दे का देम ये हो जाता है। उसके आगे चलते हैं, अगला कारक है पजेसिव केस, यानी जिस के अंदर अधिकार बताया जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस हो गया आपके माई यानी मेरा, मेरी, मेरे बहुवचन के रूप में लें तो और, उसके बाद यू का योर। थर्ड पर्सन में देखते हैं तो हम देखेंगे पजेसिव केस ही का हिज, सी का हर और इट का इट्स हो जाता है, और दे का
दे का होता है देया। इस तरह से ये पजेसिव केस हो। पजेसिव केस के बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव केस के बाद। रिफ्लेक्सिव केस यानी निजवाचक। जैसे आई है वो कहेगा माई सेल्फ, और आवर है तो वो कहेगा आवर सेल्व्स। आवर चूँकि बहुवचन है इसलिए सेल्फ में एफ हटकर VES लग गया है, तो आवर सेल्व्स हो जाएगा। योर क्योंकि प्लूरल माना गया है इसलिए योर सेल्व्स कहते हैं। इसी प्रकार थर्ड पर्सन में हम देखेंगे हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ। चूँकि ये सिंगुलर हैं इसलिए सेल्फ काम में आए। दे के लिए देम सेल्व्स काम में आएगा। दे चूँकि बहुवचन है इसलिए सेल्व्स काम में आएगा। आज हमने केवल प्रोनाउन का पहला प्रकार ही पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन, और केसेस के बारे में जानकारी ली। और उसके लिए हमने एक पूरी टेबल, ये टेबल हमारे जब तक आगे हम पढ़ाई करेंगे हर जगह हमारे काम आने वाली है। चाहे सेंटेंस बिल्डिंग के अंदर देख लें, चाहे आप आगे ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, या नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उस समय भी ये टेबल काम आएगी। अब आपके लिए आज मैं मौखिक कार्य दे रहा हूँ। इस टेबल को आपको कंठस्थ याद करना है। अगर ये टेबल आपकी कंठस्थ हो गई तो बहुत लाभ होने वाला है। इसलिए इस टेबल को देख कर के याद करना, फिर बिना देखे इस टेबल को प्रिपेयर करना। इसके साथ साथ केसेस को भी समझना, कौन से केस में कौन सा प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।